Good morning, students. In our last lecture, we were discussing about the factors affecting vibrational frequency or wave number. As already I told you, plus I effect decreases nu bar. Means if plus I effect increases, nu bar decreases. How is it possible? Because on increasing plus I effect means इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होने से फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होता है, और जब फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो न्यू बार ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट के वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो अल्टीमेटली जस्ट रिवर्स ऑफ द प्लस आई माइनस आई इफेक्ट होगा. माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा बढ़ेगा, फोर्स कांस्टेंट उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो न्यू बार भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. एज अ एग्जाम्पल इफ वी से, अगर हमारे पास एसीटोन हो तो एसीटोन के लिए जो न्यू बार की वैल्यू होगी वो 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स होगी. लेकिन अगर हम वही क्लोरो एसीटोन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा क्लोरीन का, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और वो वैल्यू 17-30 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी. नेक्स्ट वन केस अगर हम बात करें तो अल्कोहल, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि जो अल्कोहल है उनकी न्यू बार की वैल्यू कम होती है बजाय कि किसके, अमाइंस के. ऐसा क्यों होता है? तो एक और फैक्टर स्टडी हो जाएगा यहाँ पर. वो जो फैक्टर होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. मीन्स अल्कोहल की न्यू बार की वैल्यू कम होती है किसकी बजाय, एमाइंस की बजाय, और वो रीज़न क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा. इन केस ऑफ अल्कोहल मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हुआ, और फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज है तो फोर्स कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो न्यू बार डिक्रीज होगी. तो अल्टीमेटली जो हमारे पास न्यू बार की वैल्यू होगी वो अल्कोहल की वैल्यू कम हो जाएगी और अमाइंस के केस में ज़्यादा हो जाएगी. तो अब हम यहाँ पे कुछ ग्रुप्स की वेव नंबर स्टडी कर रहे हैं, और ये वेव नंबर्स की रेंज हमें लर्न करनी पड़ती है. जो रेंज है, जैसे पहले 2500 to 4000 है, N सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, O सिंगल बॉन्ड H. ऐसे ही 2000 to 2500 C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N. ऐसे ही 1500 to 2000 C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N. सिमिलरली 700 to 1500 C सिंगल बॉन्ड C, C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड X. ठीक है, तो ये सारी रेंज हमें लर्न होनी चाहिए. अब वी वर टॉकिंग अबाउट द वाइब्रेशनल कपलिंग. वाइब्रेशनल कपलिंग एग्जाम्पल से थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी क्लियर होता है, बट फिर भी पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स की जो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है, जब वो आइसोलेटली प्रेजेंट होते हैं तो वो डिफरेंट होती है, लेकिन जब वो मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वो डिफरेंट होती है. मॉलिक्यूल्स के अंदर वो वैल्यू डिफरेंट क्यों होती है? वो डिफरेंट होती है मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से. जैसे अब हम इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं एक बार. वेव नंबर ऑफ सम ग्रुप इज डिफरेंट when it is present isolated or when it is present in the given molecule having same atoms. वो किस वजह से हुई? ड्यू टू मैकेनिकल इंटरैक्शन ऑफ वाइब्रेशनल बैंड्स. ठीक है, तो ड्यू टू द मैकेनिकल इंटरैक्शन ग्रुप्स की जो न्यू बार की वैल्यू होती है वो डिक्रीज भी कर सकती है और वो इंक्रीज भी कर सकती है इन द गिवन मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम CH2 ग्रुप लें, आइसोलेटली CH2 ग्रुप लेते हैं तो उसकी वैल्यू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और वही CH2 ग्रुप अगर हमारा इंटरेक्ट कर जाए CH3 ग्रुप के साथ तो उसकी न्यू बार की जो वैल्यू होती है वो 3020 होती है.
अब वो क्यों डिक्रीज हुई, वो मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से हुई। और इसी प्रोसेस को वाइब्रेशनल कपलिंग बोलते हैं कि आइसोलेटेड ग्रुप्स की न्यू बार की वैल्यू अलग होना और उसी ग्रुप की मॉलिक्यूल में वैल्यू अलग होना, और वो अलग हुई क्यों, मैकेनिकल इंटरेक्शन की वजह से। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल कपलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट वन केस इज द ओवरटोन। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओवरटोन क्या होता है, हमारे जब भी हम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का आईआर स्पेक्ट्रा स्टडी करेंगे, आईआर स्पेक्ट्रा स्टडी करते हुए हमें फंडामेंटल बैंड्स के साथ कुछ एडिशनल बैंड्स भी मिलते हैं। नो डाउट वो जो एडिशनल बैंड्स होते हैं वो हमें ब्लर दिखाई देते हैं, और इन एडिशनल बैंड्स की फ्रीक्वेंसी अगर हाई हो, एडिशनल बैंड्स की फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाई हो, और इंटेंसिटी लो हो, और जो फ्रीक्वेंसी हाई है वो फ्रीक्वेंसी भी इंटीग्रल मल्टीपल हो किसकी, फंडामेंटल बैंड्स की फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और हमें ब्लर दिखाई दे, दिखने में ब्लर हो, इंटेंसिटी लो हो, फ्रीक्वेंसी हाई हो, और फ्रीक्वेंसी हाई किस फॉर्म में हो, फंडामेंटल बैंड्स के इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो ऐसी बैंड्स को हम ओवरटोन्स बोलते हैं। अब ये जो ओवरटोन्स होती हैं, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड का फंडामेंटल बैंड आपको 16-20 सेंटीमीटर पर मिलता है, तो अगर हमें उसकी फर्स्ट ओवरटोन मिल सकती है डबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल टोन, यानी कि 3240 सेंटीमीटर इनवर्स पर, तो 2 टाइम्स हो गया। सेकंड ओवरटोन हमें 3 टाइम्स पर मिल सकती है उसकी 4860 पर। मैंने पहले ही बोला कि वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, ब्लर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट वन केस हमारे पास क्या है, कपलिंग बैंड्स की अगर हम बात करें, कपलिंग बैंड्स, कपलिंग बैंड इज अ वेरी सिंपल। अगर हमारे पास फंडामेंटल बैंड्स हैं 2 ए एंड बी, और ए और बी के ऐड करने से ए प्लस बी एक नया बैंड बन जाता है, या ए और बी के सब्ट्रैक्ट करने से एक नया बैंड बन जाता है ए माइनस बी, तो ऐसे बैंड्स को बोला जाता है कपलिंग बैंड। लेकिन जो इंटेंसिटी होगी कपलिंग बैंड्स की वो हमेशा कम होगी, किसकी बजाय, फंडामेंटल बैंड की बजाय। मतलब कि इंट्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल बैंड से जो नए बैंड्स बनते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो नए बैंड्स बनते हैं उन्हें हम कपलिंग बैंड्स बोलते हैं, ठीक है। और कपलिंग बैंड्स की जो इंटेंसिटी होती है वो हमेशा फंडामेंटल बैंड से कम होती है। नेक्स्ट वन केस इज द फर्मी रेजोनेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। फर्मी रेजोनेंस में क्या होता है, कोई एडिशनल बैंड जब इंटरैक्ट करे फंडामेंटल बैंड से, और वो भी वो एडिशनल बैंड होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो फंडामेंटल बैंड के। When any additional band whose frequency is approximately equals to fundamental band interact with the fundamental band, and due to interaction frequency become equal of both the bands and intensity of additional band increases. This process is known as Fermi resonance. Means कोई एडिशनल बैंड जब फंडामेंटल बैंड से इंटरैक्ट करे, और वो भी वो एडिशनल बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी, किसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल थी फंडामेंटल बैंड के, और इंटरैक्ट करने के बाद दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए और एडिशनल बैंड की इंटेंसिटी बढ़ जाए, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। Next one case is the applications of IR spectroscopy. एप्लीकेशंस के केस में पहली एप्लीकेशंस आएगी डिटेक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ एनी गिवन कंपाउंड by IR spectroscopy. We can find out the vibrational frequency of the given compound, and on the basis of vibrational frequency we can tell sample of the which compound. अगर हमें IR फ्रीक्वेंसी की रेंज पता चल गई तो हम बता सकते हैं उस केस में कि वो
किस कंपाउंड का कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सैंपल बता सकते हैं। सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस में हमारे पास क्या है, डिटेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप। इट इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट एप्लीकेशन, क्योंकि हम अगर फंक्शनल ग्रुप बता पाएंगे और तभी तो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता पाएंगे, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता पाएंगे तभी हमें पता लग पाएगा कि कौन सा कंपाउंड का सैंपल था। थर्ड केस की अगर हम बात करें तो थर्ड केस में है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटी। सपोज आप स्टडी तो कर रहे हो एल्कोहल का स्पेक्ट्रा, लेकिन वो रेंज बाय चांस शो करने लग जाए कीटोन की, आईआर जो फ्रीक्वेंसी शो करने लग जाए वो शो करने लग जाए किसकी, कीटोन की, तो आप उस केस में क्या कहोगे कि कीटोन की शो हुई, यानी कीटोन इज एक्ट एज द इम्प्योरिटी इन दैट आईआर स्पेक्ट्रा। तो अल्टीमेटली वी कैन आइडेंटिफाई द इम्प्योरिटी इन द गिवन सैंपल ऑफ द कंपाउंड। तो नेक्स्ट वन केस की अगर हम बात करें, डिटेक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि हमें जब हम आईआर स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं तो हमें दो टाइप की लाइंस मिलती हैं, एक शार्प लाइंस मिलती हैं और एक ब्लर्ड लाइंस मिलती हैं। जो शार्प लाइंस होती हैं वो तो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है वो इस बारे में बताता है, लेकिन जो ब्लर्ड लाइन मिल रही है यानी कि वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट फॉर्म हो चुका है वो आईआर स्पेक्ट्रा से ही पता चला। तो अल्टीमेटली वो हमें क्या बताता है, रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है। अब अगर हम किस टाइप के क्वेश्चंस किए जा सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रा से अगर हम उसकी बात करें, तो जैसे पहला केस है, आपको स्पेक्ट्रा लिखना है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का। तो आपको अगर स्पेक्ट्रा लिखना हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कार्बन हाइड्रोजन की न्यू बार की वैल्यू कितनी है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की न्यू बार की वैल्यू कितनी है, और कार्बन ऑक्सीजन की न्यू बार की वैल्यू कितनी है। ठीक है, सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस अगर हम बात करें तो आपको वही कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एरोमेटिक के केस में उसकी वैल्यू कितनी है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, कार्बन हाइड्रोजन की सिंगल बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यूज लिख दो, आईआर स्पेक्ट्रा स्टडी हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट केस में क्या दिया हुआ है, आपको न्यू बार वैल्यू गिवन है, न्यू बार वैल्यू गिवन है अलग अलग ग्रुप्स की, और आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो अगर आप यहाँ नोटिस करो तो आपको कार्बन डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू पता है, कार्बन कार्बन की वैल्यू पता है, ओ एच की वैल्यू पता है, तो कहीं ना कहीं यानी कि हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यानी ये कहीं ना कहीं एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो इसके अंदर प्रेजेंट है। सिमिलरली थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आपको डिफ्रेंशिएट करना है इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में ऑन द बेसिस ऑफ आईआर। आईआर के बेसिस पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो आईआर के बेसिस पे आप कैसे करोगे, जो इसकी वैल्यू होगी और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड एन की वैल्यू होगी वो अलग अलग मिलेगी। ये तो 1500 टू 2000 के बीच में मिलती है, और ये वाली वैल्यू आपके पास 1100 टू 1500 के बीच में मिलती है। तो डेफिनेटली आईआर स्पेक्ट्रा जो होगा वो इस कंपाउंड का अलग होगा और वो जो इस कंपाउंड का होगा वो अलग हो जाएगा। अगर अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें आईआर के केस में, तो सबसे पहले क्या होता है, सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन में आप नर्नेस्ट ग्लोवर ले सकते हो, जो किसके मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है, जिरकोनियम ऑक्साइड, इटर्बियम ऑक्साइड और इर्बियम ऑक्साइड के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है। या हम इसको इलेक्ट्रिकली जब हम हीट कर देते हैं इस मिक्सचर को, तो आपको नर्नेस्ट ग्लोवर मिल जाता है, और हीट भी 1775 केल्विन पर हीट करना होता है। अदरवाइज आप सिलिकॉन कार्बाइड को इलेक्ट्रिकली हीट करके भी आईआर स्पेक्ट्रा की सोर्स ऑफ रेडिएशन के फॉर्म में ले सकते हो। देन आप सोर्स ऑफ रेडिएशन कहाँ पास करते हो, सैंपल सेल में और रेफरेंस सेल में। फिर उसके बाद रोटेटिंग मिरर, रोटेटिंग मिरर से क्योंकि अब अलग अलग सी रेडिएशंस आएंगी जिनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, फिर हम इसे किस में डालते हैं, मोनोक्रोमेटर में, ताकि आपको सिंगल वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस मिलें। देन ये रेडिएशंस कहाँ जाएंगी, डिटेक्टर में। डिटेक्टर स्टडी करेगा कि ये कौन सा कंपाउंड है। देन आपको क्या चाहिए होगा, रिकॉर्डर, ताकि स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाए, और रिकॉर्ड होने के बाद आप आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा मॉलिक्यूल था इसके अंदर। थैंक यू।